हेलो एवरीवन, नमस्कार। वेलकम बैक अगेन टू प्रॉक्सी ज्ञान। मैं आपका एजुकेटर सैयद शाहबाज दिल से स्वागत करता हूं हमारे प्रॉक्सी ज्ञान यूट्यूब चैनल पे। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं दोस्तों कि हमने मिशन ईपीएफओ के वीडियोस बनाना शुरू किया था, जो कि कंप्लीट फ्री कोर्स है विथ 100% सिलेबस के साथ हम लोग कवर करने वाले हैं। तो उसी सीरीज़ को कंटिन्यू करते हुए मैंने इंडियन इकोनॉमी को कम्प्लीटली कर दिया है। उसके वीडियोस हमारे चैनल पे ऑलरेडी अपलोडेड है दोस्तों। और आज का जो हमारा लेक्चर रहेगा वो इंडियन पॉलिटी का सेकंड पार्ट रहेगा दोस्तों। ठीक है, क्योंकि फर्स्ट पार्ट मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। लास्ट तक हमने पढ़ा था फंडामेंटल राइट्स तक। तो आज हम फंडामेंटल ड्यूटीज से शुरू करेंगे। डोंट वरी, सारा सिलेबस जो है कवर किया जाएगा। उसके पैरेलली जो है आपको हमारे जो दूसरे एजुकेटर हैं जिनका नाम हर्ष है, उन्होंने भी जो है इंडस्ट्रियल रिलेशंस और लेबर लॉस के ऊपर लेक्चर्स बनाना शुरू किया है। उनके वीडियोस भी ऑलरेडी अपलोडेड हैं हमारे चैनल पे। तो आप पैरेलली वो वीडियोस भी देख सकते हैं दोस्तों। एंड एक दो दिन के बाद जो है आपकी जो फेवरेट किताब है स्पीडी करंट अफेयर्स, उसके पर भी वीडियोस आ जाएंगे जल्दी। बट उसको एक्सेस करने के लिए आपको हमारे मेंबरशिप ज्वाइन करना पड़ेगा। स्पीडी करंट अफेयर्स जो मेंबरशिप है सिर्फ 50 रुपीज़ है, मिनिमल कॉस्ट है। ऐसा तो देखेंगे आज तो हम लोग कई हज़ारों रुपए उड़ा देते हैं पर डे। ये तो 50 रुपीज़ है पर मंथ की बात कर रहा हूँ मैं, ऐसा नहीं कि हर रोज़ आपको 50 रुपीज़ देना है। ओके, तो अगर आप मेंबरशिप ज्वाइन होंगे तो आपको स्पीडी करंट अफेयर्स के सारे वीडियोस जो फुल्ली एक्सेस आपको प्रोवाइड किए जाएंगे, जैसे वन लाइनर्स, एमसीक्यूज, कंप्लीट मैगजीन के उसके डेमो वीडियोस भी आपको रहेंगे, बट वो फ्री ऑफ कॉस्ट रहेंगे दोस्तों। उसमें थोड़ा ही रहेगा, आपको 5-10 मिनट का लेक्चर रहेगा। अगर आपको उसको फुल एक्सेस करना चाहते हैं तो आप जो है हमारे स्पीडी मेंबरशिप का जो लिंक है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, वहाँ से आप ज्वाइन हो सकते हैं दोस्तों। तो देर किस बात की, लिंक में जो क्लिक कीजिएगा जल्द से ज्वाइन हो जाएगा। और जितने भी इंपॉर्टेंट, नॉट ओनली फॉर द स्पीडी करंट अफेयर्स, इसके अलावा भी आपको फोर्ट सेशंस भी किए जाएंगे दोस्तों। एवरी 15 डेज और एवरी 14 डेज पे जो है आपको सेशंस करवाए जाएंगे। लाइव डाउट सेशन होगा आपको ये, ठीक है, जहाँ पे मैं या कोई और जो दूसरे एजुकेटर्स हैं वो आपके साथ बातचीत करेंगे एंड आपके जो डाउट्स है वो सॉल्व किया जाएगा। और उसके अलावा भी जो है आपको कोई भी बुक्स अगर रिकमेंड कर रहे हैं आप, तो उस पर भी हम 100% लेक्चर्स लेकर आएंगे। ओके, ओनली फॉर मेंबर्स की बात कर रहा हूँ ये। तो आई रिक्वेस्ट हूँ कि आप हमारे चैनल को जो मेंबरशिप है उसको डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड कर दिया गया है ऑलरेडी, वहाँ पे क्लिक कीजिएगा। ओके, ऐसा ऐसा मत सोचिए कि ये लोग अभी बिजनेस माइंडेड हो चुके हैं या फिर ये तरह का सर्विस है जो हम आपको प्रोवाइड करना चाहते हैं। तो प्लीज़ उसका लाभ उठाइए और जल्द से जल्द जो है इसको ज्वाइन कर दीजिएगा। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर, जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ के ऊपर होने वाला है उस पर हम शुरुआत करते हैं दोस्तों। ठीक है, चलिए दोस्तों फंडामेंटल ड्यूटीज़ के बारे में बात करते हैं। देखिए, ये एक्चुअली ऐड किए गए थे बाय 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 में दोस्तों। ओके, कौन सा अमेंडमेंट एक्ट था ये? 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, और एग्ज़ाम में आपको पूछा गया था, और इसमें आपको 10 फंडामेंटल ड्यूटीज़ को ऐड किया गया था इनिशियली इन अंडर आर्टिकल 51 ये। ठीक है, अंडर आर्टिकल 51 है 10 फंडामेंटल ड्यूटीज़ को ऐड किया गया था थ्रू 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 हो गया दोस्तों। उसके बाद धीरे धीरे 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आया था 2022 में। कब आया था? सॉरी, 2002 में आया था, नॉट 22, 2002 में आया था, जहाँ पे और जो है फंडामेंटल ड्यूटीज़ को ऐड किया गया था। 11th फंडामेंटल ड्यूटीज़ में ऐड किया गया था दोस्तों। ठीक है, चलिए एक बार एक देख लेते हैं वन बाय वन क्या क्या है। So, to abide by constitution and respect the national flag and national anthem, okay, to cherish and follow the noble ideas which inspired our national struggle for freedom, ये भी important है, to protect our the sovereignty, unity and integrity of India, to defend the country दोस्तों, ये भी very very important है point, right? तो आज लोग कई सारे जो है फंडामेंटल ड्यूटीज़ को नेग्लेक्ट कर देते हैं बिकॉज दे आर नॉट बाइंडिंग ऑन अस। लोग ऐसा समझते हैं कि ये हमारे लिए सिर्फ किताबों में लिखा गया है, ये हमारे पर उतना बाइंडिंग नहीं है। अगर हम इसको पालन नहीं करेंगे तो कोई कुछ नहीं करेगा ऑब्वियसली। सो बट ह्यूमैनिटी की कोई नाम की चीज़ होती है, जिम्मेदारी की कोई नाम की चीज़ होती है दोस्तों, राइट? वी शुड protect our sovereignty, unity, integrity of India, to defend the country, to promote the spirit of common brotherhood among all the people of India, to preserve the rich heritage of our composite culture, to protect, improve the natural environment. Clear? To develop scientific temper and spirit of inquiry, to safeguard public property, okay? To strive towards excellence in all spheres of individual, और to provide opportunity for education. Okay, education भी बहुत ही important part है।
एजुकेशन के लिए भी हमको अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करनी पड़ेंगी टू हिज चाइल्ड, और मे बी इन वार्ड बिटवीन द एज ऑफ 6 और 14 ईयर्स हो गया, क्लियर। नेक्स्ट उसको टू सेफ गार्ड द पब्लिक पॉवर्टी, इट इज़ पब्लिक प्रॉपर्टी, इट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट टू डिफेंड कंट्री। ये सारे चीज़ें जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने आपको बताए हैं वो फॉलो करना भी बहुत ही ज़रूरी होता है दोस्तों, राइट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा रिट्स का कॉन्सेप्ट आता है। द अपेक्स कोर्ट इन द कंट्री कैन इशू रिट अंडर आर्टिकल 32 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ओके। सो कौन से आर्टिकल के अंदर हम रिट्स को इशू कर सकते हैं? आर्टिकल 32, क्लियर। So while for high courts which are apex court in any state can issue the writ under the article 226 and 227। अगर सुप्रीम कोर्ट अगर रिट इशू करना है तो वो आर्टिकल 32 के अंदर इशू करेगी। अगर वही स्टेट के हाई कोर्ट्स अगर रिट को इशू करते हैं तो दे विल इशू अंडर आर्टिकल 226 एंड आर्टिकल 227 के तहत इसको इशू किया जाता है दोस्तों, ठीक है। सो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ब्रॉडली प्रोवाइड्स 5 काइंड्स ऑफ रिट्स। क्या क्या होता है? हेबियस कॉर्पस हो गया, सर्चिनरी हो गया दोस्तों, नेक्स्ट मैंडेमस हो गया, क्यो वारंटो एंड प्रोहिबिशन हो गया दोस्तों। चलिए वन बाय वन मैं आपको इसको समझाता हूँ, राइट, क्योंकि मैं सोचा कि अगर मैटर दे दूंगा तो आपको कोई भी पढ़ लेगा, बट समझाने में जो है जो मज़ा है वो किसी में नहीं आता है। तो पहला जो है हेबियस कॉर्पस है, जिसे हम शॉर्टकट में लिखते हैं HC दोस्तों। हेबियस कॉर्पस मीन्स, देखिए अगर कोई भी रिट इशू करता है टू कोई अथॉरिटी के लिए, okay, ताकि कोई एक पर्सन डिटेंड हो गया उसको कोर्ट के अंदर प्रोड्यूस करने के लिए जो है हम क्या करते हैं, हेबियस कॉर्पस को रिट इशू किया जाता है दोस्तों। इफ द डिटेंशन इज फाउंड टू बी इलीगल द कोर्ट इशू एन ऑर्डर टू सी द और टू सेट द पर्सन फ्री, ओके। अगर कोई पर्सन को डिटेन कर लेते हैं हम लोग, अगर उसको 24 घंटे के अंदर अंदर किसी मजिस्ट्रेट के सामने पेश नहीं किया जाता, तब जो है हेबियस कॉर्पस को इशू किया जाता है दोस्तों, ओके, ताकि उसको कोर्ट के सामने पेश किया जाए। अगर उसका डिटेन होना ऐसा पाया जाता है कि वो इलीगल तरीके से उसको अरेस्ट किया गया है, उसके खिलाफ कोई सबूत नहीं है, तो उस पर्सन को जो है सेट टू फ्री कर दिया जाएगा, मतलब उसको आज़ाद कर दिया जाएगा। दिस इज ए हेबियस कॉर्पस। हेबियस कॉर्पस आपने देखा होगा, वह बहुत ही न्यूज़ में चलता है। केरला में केस हुआ था लव जिहाद के रिलेटेड, तब हेबियस कॉर्पस के रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे गए थे। उसके बाद आता है सेरिशनरी या फिर CRITI, सेरिटिनरी भी कहा जाता है इसको। डिफरेंट लोग डिफरेंट प्रोनाउंसिएशंस करते हैं। ये वन ऑफ द हाई कोर्ट ये रिट इशू करता है दोस्तों, हाई कोर्ट के द्वारा इशू किया जाता है या सुप्रीम कोर्ट के द्वारा भी इसको इशू किया जाता है टू प्रोटेक्ट द फंडामेंटल राइट्स। जी हाँ, फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए इसको इशू किया जाता है दोस्तों, राइट। उसके बाद आता है मैंडेमस। So mandamus is nothing but is an order of court of law issued to subordinate court or officer or a government or a corporation, ताकि उसके जो ड्यूटीज़ हैं वो करेक्टली परफॉर्म कर पाएँ, ठीक है। कोई भी ले लीजिए कोर्ट, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट जो है हाई कोर्ट को भी इशू कर सकता है, हाई कोर्ट जो अपने सबऑर्डिनेट कोर्ट जो होते हैं उसके पर इशू कर सकता है, या फिर कोई ऑफिसर के पर ये लोग इशू कर सकते हैं, राइट, या फिर कोई गवर्नमेंट के पर इशू कर सकते हैं, या फिर कोई कॉरपोरेशन के पर इशू कर सकते हैं। तो इसलिए इशू किया जाता है क्योंकि ये लोग जो अपनी ड्यूटीज़ है वो प्रॉपरली परफॉर्म नहीं कर पाते, इसलिए ये मैंडेमस को इशू किया जाता है दोस्तों। उसके बाद आता है क्यो वारंटो, कि क्यू वारंटो, तो ये क्या होता है? देखिए, इट इज़ इशूड अगेंस्ट ए पर्सन, याद रख लीजिए, ये पर्सन के खिलाफ इसको इशू किया जाता है टू हु क्लेम्स और अपसेप्ट्स ए पब्लिक ऑफिस थ्रू दिस रिट द कोर्ट इंक्वायर्स बाय व्हाट अथॉरिटी द पर्सन सपोर्ट टू हिज क्लेम, ओके। अगर कोई पर्सन अगर कोई ऑफिस के खिलाफ कोई केस लगा देता है तो उसके खिलाफ क्यों वारंटो इशू किया जाता है, ताकि चेक कर पाएँ कि क्या इसके पास ऐसे सबूत है कि वो पब्लिक ऑफिस के खिलाफ क्लेम कर रहा है दोस्तों, इसे क्यों वारंटो। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, प्रोहिबिशन की बात करें, ओके। सो प्रोहिबिशन की बात करें, इट इज़ अ रिट टू प्रिवेंट ए कोर्ट और ट्राइब्यूनल फ्रॉम डूइंग समथिंग एक्सेस ऑफ इस अथॉरिटी, ओके। तो अपने जो पावर्स दिए गए उसके अगेंस्ट जाके या उसके फिर ज़्यादा जाके वो कुछ कर रहा है तो उसके खिलाफ जो है एक प्रोहिबिशन को इशू किया जाता है। हाई कोर्ट हैज़ ए पावर टू इशू एन ऑर्डर ऑफ प्रोहिबिशन टू एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी, कि अपने जुरिडिक्शन में होके ही काम कीजिएगा, आप उससे बाहर नहीं जा सकते। इसलिए इस तरह की प्रोहिबिशन को मतलब रोकना, प्रोहिबिशन इज नथिंग बट क्या, किसी चीज़ को रोकना ऑब्वियसली। तो हाई कोर्ट क्या करता है, अपनी सबऑर्डिनेट कोर्ट्स हो उनको इशू करता है कि आप अपने जुरिडिक्शन में रह के ही काम कीजिएगा। इट्स नॉट लाइक दैट कि आप उससे बाहर जा सकते हैं, तो उस वक्त प्रोहिबिशन इशू किया जाता है, समझ गए। तो हेबियस कॉर्पस इज़ नथिंग बट किसी पर्सन अगर डिटेंड हो गया तो उसको कोर्ट में प्रेजेंट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ओके। सेरिटिनरी इज़ नथिंग बट
हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट इशू की जाती है टू प्रोटेक्ट द फंडामेंटल राइट्स। मैंडेमस इज़ नथिंग बट अगर कोई भी ऑफिसर हो गया या फिर कोई भी गवर्नमेंट हो गया, अगर अपनी ड्यूटीज़ करेक्टली परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं तो मैंडेमस इशू करते हैं। क्यो वारंटो इज़ नथिंग बट सो इट विल इशूड अगेंस्ट द पर्सन दोस्तों हु क्लेम अबाउट द ऑफ पब्लिक ऑफिसर्स। उसके बाद प्रोहिबिशंस हो गया दोस्तों कि हाई कोर्ट इशू करता है ताकि अपने सबऑर्डिनेट कोर्ट्स को ये बताने के लिए कि प्लीज़ वर्क अंडर योर जुरिस्डिक्शंस। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आता है हमारा डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। सो पार्ट 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन्स द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। कौन से पार्ट में आता है? इट कम्स अंडर पार्ट 4। पार्ट 4 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन्स द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। तो और कौन से आर्टिकल के अंदर डील करते हैं? बिकॉज अंडर आर्टिकल 37 इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ स्टेट टू अप्लाई डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी इन मेकिंग लॉस फॉर द गवर्नेंस ऑफ द कंट्री। ठीक है, एंड दिस प्रिंसिपल आर नॉट एनफोर्सबल। याद रख लीजिए, इसको हम एनफोर्स नहीं कर सकते। जैसे फंडामेंटल राइट्स को हम एनफोर्स कर सकते हैं, बट हियर दे आर नॉट एनफोर्सबल इन द कोर्ट्स एंड डू नॉट क्रिएट एनी जस्टिशिएबल राइट्स इन द फेवर ऑफ इंडिविजुअल्स। द कोर्ट, अगर कोई स्टेट आपको डीपीएसपी यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी नहीं दे रहा है तो आप इसके खिलाफ कोर्ट में नहीं जा सकते। The court cannot declare any law as a void on the ground that they contravene any directive principle of state policy. कोर्ट भी जो है इसमें आपको कोई सपोर्ट नहीं करेगा, बट एनी हाउ फॉर द वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी, फॉर द बेनिफिट ऑफ एन इंडिविजुअल्स, इस तरह के डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज को हमने डिज़ाइन किया है। ठीक है, तो इसमें जो है आपको कई तरह के क्लासिफिकेशंस प्रोवाइड किए गए हैं दोस्तों। जो पहला क्लासिफिकेशन है वो होता है आपको सर्टन इकोनॉमिक डील्स इसमें सेट किए गए हैं। क्या है पहला क्लासिफिकेशन? सर्टन इकोनॉमिक डील्स। अगर आप देखेंगे तो इकोनॉमिक डील्स इसमें प्रोवाइड किए गए हैं। तो स्टेट शल स्ट्राइव टू प्रमोट फॉर द वेलफेयर ऑफ द पीपल दोस्तों। ओके, सो स्टेट जो है हमेशा लोगों के वेलफेयर के बारे में सोचना चाहिए, राइट, एंड बाय प्रोटेक्टिंग देयर सोशल एंड इकोनॉमिक पॉलिटिकल जस्टिस। ये आर्टिकल 38 क्लॉज 1 के अंदर बताया गया है। क्लियर? तो ओके, नेक्स्ट है टू मिनिमाइज इनइक्वालिटी ऑन द बेसिस ऑफ इनकम। सो ऑन द बेसिस ऑफ इनकम, वहाँ पे जो इनइक्वालिटी अगर हो रही है, किसी को ज़्यादा इनकम मिल रहा है, किसी को कम मिल रहा है, इवन दो दे आर वर्किंग ऑन द सेम पेज, सो वी शुड रिड्यूस द इनकम इनइक्वालिटी। ओके, इनकम इनइक्वालिटी रिड्यूस करने की भी बात इसमें की गई है, राइट। द स्टेट शल डायरेक्ट इट्स पॉलिसी टुवर्ड्स सिक्योरिंग इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मटेरियल रिसोर्स। ठीक है, जो भी मटेरियल रिसोर्स होता है, चाहे वो लाइवलीहुड से रिलेटेड हो या फिर घर बार के रिलेटेड हो, कुछ भी हो, जो भी मटेरियल डिस्ट्रीब्यूशन होता है, द स्टेट शुड मेक श्योर दैट इट शुड बी इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड। ओके, इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड अमॉन्ग द पुअर एंड द रिच पीपल। ऐसा नहीं कि आपको कोई इन्फ्लुएंस का लोग है उसको ज़्यादा दे दिया, जो लोग गरीब हैं वो वहीं पे अटके हुए हैं। तो सारा कुछ आपको इकोनॉमिक बेनिफिट्स प्रोवाइड करते हैं थ्रू डीपीएसपी, राइट। फर्स्ट क्लासिफिकेशन में आपको बोल रहा हूँ, राइट। एंड द स्टेट हैज़ आल्सो एंडेवर्ड टू सिक्योर ह्यूमन कंडीशन ऑफ द वर्क। ओके, अगर कोई लेबर है, अगर कोई फैक्ट्री में काम कर रहा है, वेज डेली वेजेस पे काम कर रहा है, तो स्टेट शुड मेक श्योर कि उसका जो एनवायरनमेंट है वो शुड बी डिसेंट रहना चाहिए। ऐसा नहीं कि उसको सुबह से शाम तक जो है रगड़ा जा रहा है और उसको प्रॉपर एनवायरनमेंट में नहीं रखा जा रहा है, बहुत ही अनहेल्थी कंडीशंस में वो लोग काम कर रहे हैं। ही शुड, द गवर्नमेंट शुड फोकस ऑन द डिसेंट एनवायरनमेंट होना चाहिए दोस्तों। और नॉट ओनली द डिसेंट एनवायरनमेंट, ही शुड हैव ऑल्सो गेट द डिसेंट वेज ऑल्सो। ओके, डिसेंट वेज भी उसको मिलनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट आर्टिकल ये बोलता है कि टू प्रमोट वॉलंटरी फॉर्मेशन, ऑटोनमस फंक्शनिंग एंड डेमोक्रेटिक कंट्रोल ऑफ द कोऑपरेटिव सोसाइटी दोस्तों। okay? कहीं पे भी अगर आप देखें कि कोऑपरेटिव सोसाइटी फॉर्म हो रही है तो स्टेट का काम ये है कि इस कोऑपरेटिव सोसाइटी को प्रॉपरली डेमोक्रेसी मिले। ऐसा नहीं कि किसी के इन्फ्लुएंस के अंडर बनाई गई हो या फिर किसी इन्फ्लुएंस के अंडर काम कर रही हो। इट शुड गेट ए प्रॉपर फंक्शनिंग, ऑटोनमस देना चाहिए, ये अपने फैसले खुद कर सकती है। अगर कोई सजेशन देना चाहती है तो वो दे सकता है, right, and it should be functions fully without any interference of any other factor. The state should be observing that, right, and the state should also promote the international peace and amenity. याद रख लीजिए, so international peace और amenity को भी ये लोग प्रमोट करना इनकी ड्यूटी है दोस्तों। बट एनी हाउ, तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा रखा गया कि अगर आप इन लॉस में से कोई भी आपका लॉ उल्लंघन होता है या फिर आपको नहीं मिलता तो आप कोर्ट में नहीं जा सकते दोस्तों। ओके, बिकॉज ये विलन विश कर दिया गया है टू द स्टेट, क्योंकि स्टेट अगर चाहे तो दे सकता है या तो कुछ डीपीएसपी राइट्स वो प्रोवाइड नहीं कर सकता। ठीक, नेक्स्ट सर्टन डायरेक्शंस दिए गए हैं फॉर लेजिस्लेचर की बात, लेजिस्लेचर एग्जीक्यूटिव की बात करें तो इकोनॉमिक डेमोक्रेसी होनी चाहिए,
जस्टिस होनी चाहिए फॉर रिगार्डिंग इकोनॉमिक राइट्स के रिलेटेड। ओके, उसके बाद टू डेवलप द कॉटेज इंडस्ट्रीज के बारे में बताया गया, एंड फ्री एंड कंपलसरी प्राइमरी एजुकेशन भी प्रोवाइड की जानी पड़ेगी। ओके, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, फ्री एंड कंपलसरी प्राइमरी एजुकेशन भी आपको देना पड़ेगा इसके अंडर। क्लियर। उसके बाद आपको टू प्रोहिबिट द कंजप्शन ऑफ लिकर एंड इंटॉक्सिकेटिंग ड्रग्स, ये भी आपको दिया गया, बट आप सभी लोग जानते हैं कि कितना इसको अप्लाई किया जा रहा है। और जो एग्रीकल्चर और एनिमल हस्बेंड्री होती है उसको किस तरह से ऑर्गेनाइज करना है, वो भी एक ड्यूटी है, डीपीएसपी स्टेट का ड्यूटी है। एंड टू प्रिवेंट द स्लॉटर ऑफ यूजफुल कैटल्स, वो भी एक डीपीएसपी के अंडर ही आता है दोस्तों, अंडर आर्टिकल 48 के तहत वो हमको बताया गया है, टू प्रिवेंट द स्लॉटर ऑफ यूजफुल कैटल्स। नेक्स्ट, टू ऑर्गेनाइज अ विलेज पंचायत एज अ यूनिट्स ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट, जो विलेज पंचायत होते हैं उनको एक सेल्फ गवर्नमेंट का पावर देना चाहिए। अंडर आर्टिकल 40 के तहत हमको बताया गया कि पंचायत को जो एक सेल्फ गवर्नमेंट की तरह काम करना चाहिए, देयर शुड बी नो इंटरफेरेंस ऑफ एनी एक्सटर्नल फैक्टर, राइट। एंड टू प्रमोट एजुकेशन एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ वीकर सेक्शन, दोस्तों जो SC ST कैटेगरीज के होते हैं उनको एजुकेशनल प्रोवाइड करना बहुत ही ज़रूरी है, ये बताया गया हमको अंडर आर्टिकल 46 के तहत जो DPSP का है। सो दिस आर द फ्यू बेनिफिट्स जो मैं आपको बता रहा था। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट टू आल्सो प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द एनवायरनमेंट। ओके, सो एनवायरनमेंट को हमको बचाए रखना, वो भी उसको सेफ गार्ड करना, फॉरेस्ट को सेफ गार्ड करना, ट्रीज़ को बचाना, ये सारे के सारे इसी के ड्यूटीज़ आते हैं। ठीक है। नेक्स्ट, सर्टन राइट्स ऑफ सिटीजन विच शैल नॉट बी इन्फोर्सेबल बाय कोर्ट्स लाइक फंडामेंटल राइट्स। सो राइट टू एडवोकेट मीन्स ऑफ लाइवलीहुड हो गया, या राइट टू इक्वल अपॉर्चुनिटी फॉर फ्री लीगल रेट्स। ठीक है। राइट ऑफ बोथ सेक्सेस टू इक्वल पे ऑफ इक्वल वर्क, ये तमाम DPSP के आर्टिकल्स हैं जो कि वेरी इंपॉर्टेंट। राइट टू वर्क हो गया, राइट। राइट टू लिविंग वेज एंड कंडीशन ऑफ वर्क, इंश्योरिंग डिसेंट स्टैंडर्ड। ओके, जो मैंने बताया था ना पहले ही कि जो वर्कर्स जो काम कर रहे हैं उनको एक डिसेंट एनवायरनमेंट होना चाहिए, डिसेंट वेजेस मिलना चाहिए और डिसेंट स्टैंडर्ड भी होना चाहिए दोस्तों, राइट। एंड वर्कर्स को ये भी हक होना चाहिए कि जितने भी मैनेजमेंट के फैसले उस पर पार्टिसिपेट कर पाए। दे शुड नो द डिसीजंस ऑफ द मैनेजमेंट व्हाट दे आर टेकिंग। अगर उनके हक में कोई डिसीजंस ये लोग ले रहे हैं तो एटलीस्ट दे शुड हैव टेकन द ओपिनियन ऑफ द वर्कर्स, राइट। सो विदाउट टेकिंग ऑफ द ओपिनियन ऑफ द वर्कर्स हाउ कैन वो जान सकते हैं कि वर्कर्स क्या चीज़ से गुजर रहे हैं। तो इसीलिए एसोसिएशन फॉर्म हो सकते हैं इसके लिए। एसोसिएशन का जो लीडर होता है वो इनके डिसीजन में पार्टिसिपेट हो सकता है। एंड राइट ऑफ चिल्ड्रन टू प्रोवाइड फ्री एंड कंपलसरी जो एजुकेशन है वो भी मैंने आपको बता दिया। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो मैंने आपको बताए हैं DPSP के। बस एक जनरल आइडिया रख लीजिए आप, ऐसा नहीं कि आपको कुछ बट्टी मार के याद रखना है। अगर आपको कोई पूछे कल के रोज़ की DPSP क्या क्या होते हैं तो आप बेसिक आर्टिकल्स के साथ थोड़ा बहुत आप उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं, राइट। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। 1 मिनट, तो फ़ोन आ रहा है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक बढ़ते हैं आगे। आई होप कि आपको DPSP प्रॉपरली समझ में आया होगा। तो अभी यहाँ से शुरू होते हैं दोस्तों कोर टॉपिक्स। ओके, सो पार्लियामेंट के बारे में हम पढ़ते हैं। चलिए, पार्लियामेंट इज़ अ सुप्रीम लेजिस्लेटिव बॉडी ऑफ इंडिया दोस्तों। ठीक है, सुप्रीम लेजिस्लेटिव बॉडी ऑफ इंडिया। द इंडियन पार्लियामेंट कंप्राइज ऑफ प्रेसिडेंट, 2 हाउसेस, दैट इज़ लोकसभा एंड राज्यसभा। कि लोकसभा को ऑब्वियसली हाउस ऑफ पीपल कहा जाता है, एंड राज्यसभा को काउंसिल ऑफ स्टेट्स। द प्रेसिडेंट हैज़ अ पावर टू समन एंड प्रोवोक ईदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट और टू डिसॉल्व लोकसभा को भी डिसॉल्व कर सकता है। द फर्स्ट जनरल इलेक्शन जो हुए थे अंडर कॉन्स्टिट्यूशन वर हेल्ड ड्यूरिंग द ईयर 1951-52 एंड द फर्स्ट इलेक्टेड पार्लियामेंट केम इनटू बीइंग इन अप्रैल 1952। तो पहला अगर इलेक्टेड पार्लियामेंट अब अगर आपको पूछे तो कब आया था? अप्रैल 1952 में आया था दोस्तों। क्लियर? चलिए, तो वन बाय वन हम सब कुछ देख लेते हैं राज्यसभा के बारे में, लोकसभा के बारे में। तो राज्यसभा, द ऑरिजिन ऑफ राज्यसभा कैन बी ट्रेस बैक टू 1919। ठीक है, when in the pursuance to the Government of India Act 1919 a second chamber known as Council of States was created। तो पहली बार अगर राज्यसभा के बारे में अगर आप जानना चाहते हो तो उसकी हिस्ट्री जो है हमको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 में बताया गया था दोस्तों। मैंने ऑलरेडी मेरे पहले लेक्चर में छोटे जो इंपॉर्टेंट चार्टर एक्ट्स थे और जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 उसके बारे में मैंने डिस्कस किया है डिटेली, आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं। तो उसमें मैंने मेंशन किया था कि काउंसिल ऑफ स्टेट्स के बारे में उस वक्त क्रिएट किए गए थे दोस्तों, राइट। And this Council of State, mostly comprising of nominated members, was a deformed version of second chamber without reflecting true federal features। Okay, वहाँ पे nominated members भी होते हैं और elected members भी होते हैं दोस्तों। Right, the council continued to its function till India became independent and राज्य सभा its हिंदी nomenclature कब अडॉप्ट किया गया था? 1954 में जो है इसका हिंदी nomenclature को हमने अडॉप्ट किया था दोस्तों, राइट।
चलिए और थोड़ा डिटेल जानकारी जानते हैं राज्यसभा के बारे में कि कितने मेंबर्स होते हैं। देखिए टोटल आपको मोर देन नॉट मोर देन 250 मेंबर्स होना चाहिए, राइट। एंड इसमें जो है आपको 238 मेंबर्स आर रिप्रेजेंटिंग द स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज, राइट। एंड लास्ट के जो 12 लोग होते हैं वो नॉमिनेट किए जाते हैं दोस्तों। क्या होते हैं वो? नॉमिनेट किए जाती हैं प्रेसिडेंट के द्वारा। और राज्यसभा जो है क्या होती है, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये एक परमानेंट बॉडी होती है, नॉट लाइक लोकसभा की कभी भी इसको डिसॉल्व कर दिया जाए। एक परमानेंट बॉडी होती है। एंड इसमें जो है आपको कई तरह के यूनियन स्टेट्स टेरिटरी से रिप्रेजेंट किया जाता है दोस्तों। और 1/3 ऑफ मेंबर जो है हर एवरी 3 ईयर्स को रिटायर होते होते हैं, ओके। एवरी 3 ईयर्स और फिर एवरी सेकेंड ईयर के बाद 1/3 ऑफ द मेंबर्स को रिटायर कर दिया जाता है, राइट। और इसमें टर्म की बात करें, एवरी मेंबर का जो टर्म होता है वो कितना होता है, आपने आई थिंक ये पढ़ा होगा बट मैं दोबारा से आपको रिवाइज कर रहा हूँ। ऐसा नहीं कि कुछ नए टर्म्स मैं आपको बता रहा हूँ, ये ऑलरेडी आपने बहुत बार रिवाइज किया होगा। स्पेशली जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर हो रहे हैं, यूपीएससी या फिर जो एसएससी के लिए प्रिपेयर हो रहे हैं, तो बेसिक नॉलेज आपको तो होगी ही, राइट। तो इसका जो एवरी मेंबर का जो टर्म पीरियड होता है कितने साल होता है, वो 6 साल का टर्म पीरियड होता है, ओके। सो द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ द इंडिया यहाँ के जो है क्या होते हैं, यहाँ के चेयरमैन होते हैं। राज्यसभा के चेयरमैन कौन होते हैं दोस्तों? वाइस प्रेसिडेंट होते हैं, राइट। एंड देयर इज आल्सो द पैनल ऑफ वाइस चेयरमैन इन द राज्यसभा। द सीनियर मोस्ट मिनिस्टर होता है जो राज्यसभा का, उनको जो है अपॉइंट किया जाता है हमारे प्राइम मिनिस्टर के द्वारा, ओके, नॉट द प्रेसिडेंट। हमारे प्राइम मिनिस्टर के द्वारा जो सीनियर मोस्ट मिनिस्टर जो होते हैं ना, उनको क्या अपॉइंट किए जाते हैं? एज अ लीडर ऑफ राज्यसभा दोस्तों। लीडर ऑफ राज्यसभा की तरह इनको अपॉइंट किया जाता है। क्लियर? चलिए, दिस आर द बेसिक फ्यू इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो यू नीड टू कीप इन माइंड। तो चलिए नेक्स्ट लोकसभा की बात करें। सो विद कमिंग इनटू फोर्स ऑन कॉन्स्टिट्यूशन ऑन 26 जन 1950, द इंडियन पॉलिटी ऑफ इकोनॉमी की बात करें तो वहाँ पे कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली फंक्शन एज ए प्रोविजनल पार्लियामेंट अंटिल द फर्स्ट लोकसभा, देन नोन एज हाउस ऑफ पीपल, एंड वॉज कॉन्स्टिट्यूंट फॉलोइंग द जनरल इलेक्शन इन 1952। लोकसभा द हिंदी नॉमेनक्लेचर वॉज अडॉप्टेड ऑन 14 May 1954 दोस्तों, ओके, 1954। The Lok Sabha is composed of representative of the people chosen by direct election on the basis of universal adult suffrage. Okay, so based on this universal adult suffrage, they are going to elect this one. तो इसके अलावा भी अब सभी लोग जानते हैं कि लोकसभा में जो है आपको टोटल हाउस स्ट्रेंथ जो होती है वो 552 मेंबर्स होती है दोस्तों। कितने होती हैं? 552 मेंबर्स होती है, जिसमें जो है 530 इट विल रिप्रेजेंट द स्टेट्स, ओके, एंड 20 मेंबर्स जो होते हैं इट विल रिप्रेजेंट द यूनियन टेरिटरीज। और 2 लोगों को जो है नॉमिनेट किया जाता है हमारे प्रेसिडेंट जी के द्वारा बाई फ्रॉम एंग्लो इंडियन कम्युनिटी, ओके, एंग्लो इंडियन कम्युनिटी से नॉमिनेट किया जाता है। बट इसको लेकर अभी विवाद चल रहा है दोस्तों कि ये नॉमिनेशन हटाना चाहिए, अभी एंग्लो इंडियन कम्युनिटी नहीं है, तो आगे चलकर देखते क्या होता है। एट प्रेजेंट द स्ट्रेंथ जो है अगर आप बात करें तो हमारी लोकसभा की वो 545 मेंबर्स है दोस्तों, राइट। एंड ये जो है टर्म ऑफ लोकसभा की बात करें तो 5 साल का होता है अनलेस इट गेट डिजॉल्व्ड, ओके। सो 5 साल का इसका टर्म्स होता है, मतलब हर 5 साल के बाद जो इलेक्शंस आते हैं, इनफैक्ट आई थिंक अभी लोकसभा के इलेक्शंस आने वाले हैं नेक्स्ट ईयर 2024 में, राइट। तो 5 साल का मिनिमम टर्म होता है। अगर उससे पहले अगर कोई डिज़ोल्व करते तो इट्स ए डिफरेंट मैटर। एंड अगर कोई इमरजेंसी लग जाए तो इनकी जो पीरियड होती है वो 1 साल एक्सटेंड कर दी जाती है और 1 ईयर जो है इसको एक्सटेंड कर दिया जाता है। द प्रेसिडेंट समन ईच हाउस एट सच इंटरवल, सो हर 6 मंथ्स को जो है हमारे प्रेसिडेंट समन करते हैं लोकसभा को, और या फिर लास्ट सिटिंग इन वन ऑफ द सेशन, इस तरह से उनको ये किया जाता है। उसके बाद कई तरह के इंपॉर्टेंट टर्म्स आपको देखने को मिलेंगे दोस्तों लोकसभा में, जैसे कि हो गया रेसेस। रेसेस का मतलब क्या होता है? देखिए, रेसेस इज़ ए पीरियड बिटवीन प्रोरोगेशन ऑफ पार्लियामेंट एंड इट्स रीअसेंबली, ठीक है। तो जब प्रोरोगेशन का मतलब क्या होता है, अगर पार्लियामेंट का कोई सेशन एंड होने पे आता है ना, उसको हम क्या कहते हैं? प्रोरोगेशन कहते हैं। उसके और जो नया सेशन या फिर नया रीअसेंबली हो रहे हैं, नया सेशन शुरू हो रहा है, तो उसके जो टाइम पीरियड होता है उसको हम क्या कहते हैं? रेसेस कहते हैं दोस्तों, राइट। उसके बाद आपने टर्म सुना होगा एडजॉर्नमेंट। एडजॉर्नमेंट होता क्या है? एडजॉर्नमेंट इज रेफर्स टू पोस्टपोन करने का, कोई कंसिडरेशन फॉर ए स्पेसिफिक टाइम, फॉर ए स्पेसिफिक टाइम के लिए कोई बिजनेस थिंग्स को या फिर कोई कंसिडरेशन ऑफ बिजनेस को अगर पोस्टपोन करना है तो हम इसको क्या कहते हैं? एडजॉर्नमेंट कहते हैं। उसके बाद आपने सुना होगा प्रोरोगेशन। प्रोरोगेशन इज नथिंग बट जब भी प्रोरोगेशन इशू किया जाता है तो उस पर्टिकुलर सेशन को हम लोग टर्मिनेट कर देते हैं दोस्तों। क्या कर देते हैं? वी विल टर्मिनेट द सेशन और एंड्स द लाइफ ऑफ द हाउस, ओके। द पावर्स ऑफ डिसोल्यूशन या फिर प्रोरोगेशन, ये सारा कुछ जो है प्रेसिडेंट एक्सरसाइज करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, राइट।
एंड डिसोल्यूशन वुड नॉट हाउएवर अफेक्ट द जॉइंट सिटिंग ऑफ द टू हाउसेस। याद रख लीजिए, अगर डिसोल्यूशन हो रहा है लोकसभा का या किसका भी, तो अगर उस वक्त अगर कोई भी जॉइंट सिटिंग चल रही है किसके बीच में, लोकसभा और राज्यसभा के बीच में जॉइंट सिटिंग चले, तो उसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा दोस्तों, राइट। एंड एज नोटिफाइड द इंटेंशन टू होल्ड द जॉइंट सिटिंग बिफोर द डिसोल्यूशन, डिसोल्यूशन से पहले पहले इस जॉइंट सिटिंग्स को कंडक्ट कर लिया जाता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब वही अगर डिफरेंस बिटवीन बात करें लोकसभा एंड राज्यसभा की, बहुत सारे डिफरेंसेस हैं। देखिए, अगर आप लोकसभा का टाइम पीरियड देखेंगे, पहले टाइम पीरियड से मैं शुरुआत करता हूँ, इनका 5 साल है, या फिर उससे पहले भी ये लोग डिसॉल्व हो सकते हैं। वही अगर राज्यसभा की बात करें तो इनका टाइम पीरियड है 6 साल, ओके। एंड इनको डिसॉल्व नहीं होता है, एवरी 1/3 ईयर में जो है, 1/3 मेंबर जो है एवरी 2 ईयर्स के बाद जो है रिटायर होते चले जाते हैं, राइट। दिस इज़ अ डिफरेंस। नेक्स्ट डिफरेंस की बात करें, राज्यसभा को थोड़े स्पेशल पावर्स डिक्लेयर किए गए हैं इन नेशनल इंटरेस्ट, और इनका ये पावर है कि ये स्टेट लिस्ट में भी अपने लॉज को बना सकते हैं। जनरली स्टेट लिस्ट का अगर लॉज बनाना है तो इट विल बी कम्प्लीटली अंडर द स्टेट, पर्टिकुलर स्टेट। बट अगर कोई नेशनल इमरजेंसी लग जाती है या पार्लियामेंट ऐसा सोचती है कि अभी स्टेट के पास उतनी पावर नहीं है कि इन सब्जेक्ट्स पे ये लोग सब्जेक्ट लॉ बना सकें, तो उस वक्त जो है राज्यसभा बनाती है दोस्तों, राइट। एंड लोकसभा इज़ अ हाउस टू विच काउंसिल ऑफ मिनिस्टर रिस्पॉन्सिबल अंडर कॉन्स्टिट्यूशन। एंड अभी बात करें मनी बिल, आपने बहुत बार सुना होगा। सो मनी बिल जो है कहाँ ओनली भी इंट्रोड्यूस्ड इन लोकसभा, सिर्फ लोकसभा में हम लोग इंट्रोड्यूस कर सकते हैं मनी बिल को, राइट। एंड मनी बिल कैन बी इंट्रोड्यूस इन लोकसभा ऑल्सो, इट इज़ लोकसभा वेयर ग्रांट्स द मनी बिल फॉर रनिंग द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द कंट्री, बिकॉज मनी बिल अगर इनफैक्ट राज्यसभा में भी जाती है फॉर वेरिफिकेशन, फॉर रेक्टिफिकेशन, तो 14 दिन के अंदर अंदर अगर राज्यसभा रिवर्ट नहीं करता तो ऑटोमेटिकली इस बिल को पास कर दिया जाता है दोस्तों, राइट। तो ये थोड़े पावर्स हैं जो डिफरेंस बताते हैं लोकसभा और राज्यसभा के बीच में, राइट। सो उम्मीद है कि आपको याद रहेगा। उसके बाद क्वालिफिकेशन फॉर मेंबरशिप ऑफ पार्लियामेंट की बात करें तो अगर आप पार्लियामेंट में मेंबरशिप लेना चाहते हैं, उसके मेंबर बनना चाहते हैं, तो क्या क्या क्वालिफिकेशन होना ज़रूरी है। पहला जो है आपको, यू मस्ट बी द सिटीजन ऑफ इंडिया, दिस इज़ अ बेसिक क्वालिफिकेशन, राइट। एंड मस्ट नॉट लेस दैन 30 ईयर्स ऑफ एज। अगर आप राज्यसभा के लिए जा रहे हैं तो आपकी जो उम्र है मिनिमम 30 या 30+ होनी चाहिए, ओके। एंड नॉट लेस दैन 25 ईयर्स इन द केस ऑफ लोकसभा, याद रख लीजिए, लोकसभा में नॉट लेस दैन 25 ईयर्स। इफ ही होल्ड्स एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट अंडर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑफ एनी स्टेट बट नॉट ए मिनिस्टर, इफ ही इज़ ऑफ अनसाउंड माइंड एंड सो डिक्लेयर बाय कंपिटेंट कोर्ट, तो भी एलिजिबल नहीं है। अगर वो अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट है तो भी एलिजिबल नहीं। इफ इट इज़ नॉट ए सिटीजन ऑफ इंडिया और हैज़ वॉलंटरी एक्वायर्ड सिटीजन ऑफ इंडिया और फॉरेन स्टेट, तो तब भी जो है ये एलिजिबल नहीं है दोस्तों। सो दिस आर द फ्यू बेसिक स्टेप्स जो याद रखना चाहिए आपको, राइट। एंड प्रिविलेजेस ऑफ द मेंबर्स की बात करें, जो राज्यसभा और लोकसभा के मेंबर्स होते हैं उनको कई तरह के प्रिविलेजेस, इस तरह से आप बात कर सकते हैं, बेनिफिट्स, ओके, बेनिफिट्स दिए जाते हैं दोस्तों, ओके। जैसे फ्रीडम फ्रॉम अरेस्ट इन सिविल केसेस ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ 40 डेज बिफोर और आफ्टर मीटिंग दोस्तों, ओके। अगर पार्लियामेंट का सेशन चल रहा है तो उससे पहले के 40 दिन और उसके बाद के 40 डेज दे हैव ए फ्रीडम दैट दे विल नॉट गेट अरेस्टेड अंडर सिविल केसेस। याद रख लीजिए, सिविल केसेस की बात की है, नॉट अबाउट द क्रिमिनल केसेस, सिविल केसेस, ओके। सो फ्रीडम ऑफ स्पीच है, इट गिव्स इम्यूनिटी ऑफ एक्शन फॉर एनीथिंग सेड विद इन द वॉल ऑफ हाउस। इसीलिए आपने देखा होगा किस तरह से लड़ाई झगड़े करते हैं लोग पार्लियामेंट में, कुछ भी बोला जाता है बट उनको उन केसेस में अरेस्ट नहीं करते दोस्तों, बिकॉज दे हैव ए फ्रीडम ऑफ स्पीच विद इन द वॉल्स ऑफ दैट पार्लियामेंट। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बाहर जाकर अगर करेंगे तो पक्का उनके ऊपर केस एक्शन लिया जाएगा, ओके। एंड द कॉन्स्टिट्यूशन इम्पोजेस अ लिमिटेशन with respect to conduct of any judge of Supreme Court, High Court in discharge of duties except the motions for their removal, okay. So these are the few privileges इनको दिए गए हैं जो कि इम्पॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, हम स्पीकर की तरफ बढ़ते हैं, ओके। स्पीकर में क्या क्या पावर्स दिए। चलिए स्पीकर की ड्यूटीज़ की बात करें, देयर शैल बी ए स्पीकर टू प्रिसाइड ओवर द हाउस ऑफ द पीपल, स्पीकर एंड डेप्यूटी स्पीकर विल बी चूजन अमॉन्ग द मेंबर्स दोस्तों, ओके। सो उन्हीं के लोगों में चूज़ किया जाता है फर्स्ट सिटिंग के दौरान, एंड दे नॉर्मली होल्ड द ऑफिस ड्यूरिंग द लाइफ ऑफ हाउस एंड मे टर्मिनेट अर्लियर बाय द फॉलोइंग वेज, ओके। क्या क्या अगर एक्चुअली 5 साल का भी इनका टेन्योर होता है, बट उससे पहले भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने ऑप्शन दिया है कि हम उसको टर्मिनेट भी कर सकते हैं, बट थोड़े केसेस बताए गए। पहले क्या है, बाय सीजिंग टू द मेंबर ऑफ हाउस, अगर वो मेंबर ऑफ हाउस नहीं रहे, नो लॉन्गर द मेंबर ऑफ हाउस, बाय रेजिग्नेशन एड्रेस टू डिप्यूटी स्पीकर और वॉइस वर्ड्स, अगर वो खुद अपना रेजिग्नेशन दे रहे हैं तो भी वो निकाले जा सकते हैं। बट यहाँ पे याद रख लीजिए, वो अपना रेजिग्नेशन किसको दे रहे हैं, डिप्यूटी स्पीकर को दे रहे हैं, नॉट टू द प्रेसिडेंट और टू द प्राइम मिनिस्टर। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ओके।
but removal from office by the resolution passed by majority of the people. अगर हाउस मेंबर ऑफ हाउस जो होते हैं, अगर वो चाहते हैं कि हम स्पीकर को निकालें और दूसरे स्पीकर को इलेक्ट करें, तो वहाँ पे एक रेजोल्यूशन पास किया जाता है, बट दिस रेजोल्यूशन शुड बी इन मेजॉरिटी ऑफ द लोग जो है इसको सपोर्ट करना चाहिए, तभी जाके इनको हम रिमूव कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है, चलिए नेक्स्ट उसका पावर की बात करें तो ही हैज़ ए पावर टू मेंटेन ऑर्डर विद इन द हाउस। पहले फर्स्ट इज नथिंग बट टू मेंटेन ऑर्डर विद इन द हाउस। नेक्स्ट बात करें, सो द डिप्यूटी स्पीकर प्रोवाइड्स व्हेन द स्पीकर जो है अगर ऑब्सेंट होता है या किसी फॉरेन टूर पे वो जाते हैं तो उस वक्त जो है डिप्यूटी स्पीकर संभालते हैं दोस्तों वहाँ पे। एंड द स्पीकर कैन एक्सरसाइज अ कास्टिंग वोट। अगर किसी दोनों के बीच अगर टाई हो जाता है, ओके, सो इस स्पीकर के पास एक कास्टिंग वोट होता है दोस्तों, एक वोट होता है, तो वो अपना कास्टिंग वोट को इस्तेमाल कर सकता है ताकि प्रॉपरली इसका डिसीजन ले पाए। क्लियर। एंड इज़ ऑल्सो इंटरप्रेटेड रूल ऑफ प्रोसीजर, एडजॉर्न करने का पावर होता है, सस्पेंड करने का पावर होता है। अगर हाउस में कुछ गड़बड़ चल रही है तो उस टाइम पे जो वो सस्पेंड कर देते हैं हाउस को। आपने देखा होगा बहुत सारे प्रोसीडिंग्स हमको दिखाए जाते हैं नेशनल चैनल्स पे, किस तरह से वो लोग हैंडल करते हैं। अगर उनको लगता है कि अगर ये मैटर हद से ज़्यादा चाह रहा है तो दे विल सस्पेंड द हाउस। सो उसके अलावा भी आपको कई तरह के द बेसिक फंक्शन इज टू प्रिसाइड ओवर द हाउस, कंडक्ट द मीटिंग्स कंडक्ट करवाना, ओके, प्रिसाइड्स करना, ये भी होता है। ऑल द बिल्स, रिपोर्ट्स, मोशंस, रेजोल्यूशंस, ये सारे के सारे क्या क्या बिल्स हो गया, ओके, रिपोर्ट्स हो गए, या फिर कोई मोशंस आपको पास करवाना है, ये सारे के सारे स्पीकर के परमिशन से ही आपको पास करवाना पड़ेगा दोस्तों। ठीक है। एंड ही और शी डज नॉट पार्टिसिपेट इन द वोटिंग, बट अगर टाई हो जाए, जैसे मैंने कहा कि उनके पास कास्टिंग का वोट होता है, एंड ही और शी इज़ अ कस्टोडियन ऑफ राइट्स एंड प्रिविलेजेस ऑफ द मेंबर्स। जो भी मेंबर्स के प्रिविलेजेस होते हैं, जैसे मैंने आपको फ्यू प्रिविलेजेस आपको ऊपर दिखाए, वो प्रिविलेजेस हो गया या कोई भी राइट्स हो गए मेंबर्स के, ये सारी की सारी जिम्मेदारी स्पीकर के अंडर आती है दोस्तों। ओके। और मेन इंपॉर्टेंट जो आपने बहुत बार न्यूज़ में सुना होगा कि ही और शी डिस्क्वालीफाई द मेंबर ऑफ द हाउस, इस पर बहुत विवाद चलता है। ओके। सो शेड्यूल 10 में जब मैं आपको बता रहा था स्टार्टिंग में मेरे पहले लेक्चर में, उस पर हमने डिस्कस किया था डिस्क्वालिफिकेशन, राइट। सो डिस्क्वालीफाई कर सकते हैं हम मेंबर्स इन द केस ऑफ डिफक्शन, ओके, ही और शी ऑल्सो एक्सेप्ट द रेजिग्नेशन ऑफ द मेंबर्स, राइट। इन केस ऑफ जॉइंट सिटिंग ऑफ लोकसभा, स्पीकर प्रिसाइड्स द मीटिंग। ओके। आपने देखा होगा कि इवन दो अगर लोकसभा डिसॉल्व हो रही है तो जॉइंट सिटिंग में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। जब जॉइंट सिटिंग होती है लोकसभा और राज्यसभा के बीच में, तो उस वक्त राज्यसभा के चेयरमैन नहीं, उस वक्त लोकसभा के जो स्पीकर हैं वो प्रिसाइड करेंगे दोस्तों। ठीक है, इतना पावर इनको दिया गया है। चलिए आज का लेक्चर मैं यहीं पे स्टॉप कर देता हूँ क्योंकि मोर देन 30-35 मिनट्स हो चुका है अभी। ओके, तो उम्मीद करता हूँ कि जो बेसिक्स पॉइंट्स हमने, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, नॉट ओनली द बेसिक्स बट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो कि डायरेक्टली आपको एग्जाम में पूछ सकते हैं, थोड़ा बहुत ट्विस्ट करेंगे दोस्तों। आपको जो क्वेश्चन को एनालाइज करना आना चाहिए कि हम लोगों ने पढ़ा होगा सेम ही, बट उसको ना थोड़ा बहुत ट्विस्ट करके आपको कंफ्यूज करके पूछा जा सकता है। तो मैं इसीलिए ऐसा सोच रहा हूँ कि जब ये लेक्चर हो जाए तो मैं इसके पर जो है एमसीक्यूज़ का पार्ट भी लेकर आऊँगा। इनफैक्ट इंडियन इकोनॉमी पे भी मैं एमसीक्यूज़ को डिज़ाइन कर रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि आपको क्वालिटी एमसीक्यूज़ दिया जाए। क्लियर। तो पॉलिटी का जैसे ही हो जाता है उसके पर भी हम लोग एमसीक्यूज़ डिज़ाइन करके उसके पर भी सेपरेट लेक्चर लेकर आएंगे दोस्तों, विद एक्सप्लेनेशन के साथ। तो चलिए मिलता हूँ मैं आपको अगले लेक्चर में कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तो तब तक के लिए आपका बस एक ही काम है कि आप हमारे मेंबरशिप को ज्वाइन हो जाइएगा, क्योंकि 2 दिन में हमारा जो स्पीडी करंट अफेयर्स का फुल वीडियो अभी लाइव होने वाला है। तो जल्द से जल्द मेंबरशिप में ज्वाइन हो जाइए। मिलता हूँ मैं आपको अगले लेक्चर में कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। टेक केयर, स्टे सेफ दोस्तों।